Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of yesterday's class, that is on oxytocin. कल की क्लास में हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में देखिए क्या क्या स्टडी किया है, अभी देख लेते हैं, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने उसका नॉर्मल जो भी फिनोमिना है वो स्टडी कर लिया कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, कैसे इसका फंक्शनिंग है. ठीक है, क्या किस टाइप का ये हार्मोन है, कहाँ कहाँ इसके नॉर्मल ऑक्सीटोसिन के रोल्स हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनके बारे में हमने डिटेल्स के साथ देखा. नेक्स्ट हमने देखा था कि ऑक्सीटोसिन के एक्शंस है वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं. तो यूट्रस के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, ब्रेस्ट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है. ठीक है, साथ के साथ हमने देखा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कौन कौन से एक्शंस हो रहे हैं, वो सारा हमने कल देखा. किडनी के ऊपर कौन से एक्शंस हो रहे हैं, वो सारे हमने देख लिए हैं. ठीक है, और उसके जो फिजियोलॉजिकल रोल है, ऑक्सीटोसिन की जो फिजियोलॉजिकल रोल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो उन सब के बारे में हमने अभी अब तक देख लिया. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो देखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है. इंपॉर्टेंट चीज है कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है. ठीक है, तो देखिए, दो वर्ड होते हैं इन फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी के अंदर दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोई भी ड्रग है उसके बारे में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टडी की जाती हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें स्टडी की जाती है वो की जाती है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझिएगा. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ आपको फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है व्हाट द ड्रग डज ऑन बॉडी. ड्रग ने बॉडी में जाके बॉडी पे क्या एक्शन किया वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स. ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग. कोई भी ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनेमिक्स, या उसने जो भी ड्रग आपने ली वो ड्रग अंदर जाकर के उसने कैसे अपना काम किया, कहाँ कहाँ जाकर के उसने बॉडी के अंदर रिएक्शंस किए, कहाँ कहाँ जाके उसने अपने एक्शंस एक्ट किया, वो सारे किस में स्टडी किए जाते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स. किसी भी ड्रग के बारे में जब स्टडी करते हैं तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें कैसे पता लगता है कि वायरल जो भी एंटीवायरल ड्रग है वो वायरल में देनी है, एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते वायरल के अंदर. ठीक है, इसीलिए क्योंकि उनका फार्माकोडायनेमिक्स उन वायरस के ऊपर काम करने का है. ठीक है, तो वही रीजन है कि कैसे ही अपनी बॉडी में जाकर के काम करती है तो उसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स. और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, देखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, यहाँ से उठाता हूँ, फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट द बॉडी डज ऑन द ड्रग की बॉडी ने ड्रग के ऊपर क्या किया. देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई टेबलेट है, उसको आपने लिया ओरली आपने टेबलेट लिया, टेबलेट पहुंच गई आपके स्टमक में. ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा, कैसे वो डाइल्यूट हुई, डिसोल्व हुई, कैसे उसका स्टमक में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन. स्टमक में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ. ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ये कैसे एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी ड्रग है वो कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर. जो भी ड्रग है वो कहाँ पहुंच गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच गई. तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपने इस टेबलेट को लिया,
ठीक है, जैसे ही आपने इस टेबलेट को लिया, तो टेबलेट लेने के बाद जैसे गई ओरली लिया तो ये गई स्टमक में डिजोल्व हुई। डिजोल्व होने के बाद क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होके एब्जॉर्प्शन होके ये कहाँ पहुंची, बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड स्ट्रीम के जैसे ही इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम के अंदर हुआ, तो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ गई, ये गई अपनी टारगेट साइट के ऊपर। टारगेट साइट वो साइट जहां पर इस ड्रग को जाकर के क्या करना है, काम करना है, वो क्या कहलाती है, इसकी टारगेट साइट कहलाती है। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब यही है कि फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स का क्या मीनिंग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। और दोबारा इस चीज़ को अगर कोई डाउट है तो मैं समझाऊंगा, दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए आपके लिए इतना ही है, ठीक है, कि फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ने उस ड्रग को कैसे काम में लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, टारगेट साइट पे जाने के बाद ये ड्रग क्या कर रही है, अपना एक्शन, ठीक है, एक्शन कर दिया। एक्शन करने के बाद क्या होगा, अब इस ड्रग को बॉडी से बाहर भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये देखिए एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ गई, मेटाबॉलिज्म के लिए कहाँ गई, लीवर के पास। लीवर के पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये गई लीवर के पास जाने के बाद वापस लीवर ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया। एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे वहाँ से, जो भी एंजाइम्स, पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं वहाँ से उसने क्या किया, एक्टिवेट करने के बाद उसने वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजा, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम से वो गई अपनी टारगेट साइट के ऊपर। टारगेट साइट पे जाने के बाद उसने क्या किया, अपना एक्शन किया। कोई भी काम था, जो भी उस ड्रग का पर्टिकुलर काम था, वो उसने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही, मतलब ब्लड में ही घूम रही है वो, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाएगी, किडनी। और किडनी में जाने के बाद वहां पे क्या होगा, उसका एक्सक्रिएशन। किडनी में जाने के बाद वहां पे क्या किया जाएगा, उसका एक्सक्रिएशन। तो ये कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स यही होता है, ठीक है। दोबारा एक बार देखिएगा कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है उसके बारे में दोबारा एक बार देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको समझाने की दोबारा से एक कोशिश करता हूँ। फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें तो व्हाट द बॉडी डज ऑन द ड्रग, ठीक है। व्हाट द बॉडी डज ऑन द ड्रग, बॉडी ने ड्रग के ऊपर क्या किया, व्हाट द ड्रग डज ऑन द बॉडी, या व्हाट द बॉडी डज ऑन द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज ऑन, हमारे शरीर ने, हमारी बॉडी ने उस ड्रग के ऊपर क्या किया। तो देखिए, कोई भी एक मेडिसिन थी, ठीक है, जो मेडिसिन आपने क्या की, ली, आपने ली ओरली, ओरल रूट से आपने कोई मेडिसिन ले ली। अब मेडिसिन ली तो वो कहाँ गई, स्टमक के अंदर। आपने कोई मेडिसिन थी, उस मेडिसिन को आपने क्या किया, कंज्यूम किया। आपने ओरली ली तो वो टेबलेट कहाँ पहुँच गई, स्टमक में। स्टमक में वो क्या हुई, डिजोल्व होके क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन। डिजोल्व होने के बाद उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ गई, लीवर के पास। कहाँ चली गई, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जैसे ही लीवर उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा, तो मेटाबॉलिज्म करने के बाद वो ड्रग वापस कहाँ चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। कहाँ चली गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली गई, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्टिवेट हो गई ड्रग एक्टिवेट होने के बाद कहाँ चली गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम में वो कहाँ गई, ब्लड स्ट्रीम में घूमते घूमते वो गई अपनी टारगेट साइट के ऊपर। वो चली गई अपनी टारगेट साइट के ऊपर। अब टारगेट साइट पे जाके उसने क्या किया, अपना एक्शन परफॉर्म किया। जिस काम के लिए आपने उस ड्रग को दिया था, उसने क्या किया, अपना काम किया, वहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर दिया। और एक्शन को परफॉर्म करने के बाद उसने क्या किया, वो जैसे उसका मतलब टाइम पूरा हुआ, या फिर जैसे उसका एक्शन था वो खत्म हुआ, भाई जो जो ड्रग थी उसकी एक पावर थी, उस पावर को उसने क्या किया, उस जो भी काम के लिए आपने दिया था उसमें उसने लगा दिया, ठीक है। जो उसको बैक्टीरिया वायरस जो भी किल करने थे उसने, जितने उससे हो सकते थे उसने क्या कर दिए, किल कर दिए। तो अब क्या करेगी वो ड्रग, क्या करेगी, वो ब्लड में घूम रही है, ठीक है। अब आप कंटिन्यूसली अगर डोज एडमिशन करते जाओगे, वो ड्रग अगर बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो क्या होने के चांसेज है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ड्रग को क्या करेगी, अब एक्सक्रिएट करेगी। तो वो ड्रग कहाँ जाएगी, किडनी के पास।
ब्लड स्ट्रीम में घूमते घूमते वो कहाँ चली गई, किडनी के पास, और किडनी के पास जाने के बाद क्या हुआ है, वो ड्रग कहाँ चली जाएगी, यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर दी जाएगी। यूरिन के थ्रू उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो आती हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन है सबसे इंपॉर्टेंट पहला। तो दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म, कोई भी ड्रग है उसका क्या हुआ है, मेटाबॉलिज्म हुआ है। ठीक है, कोई भी ड्रग है उसने क्या किया, जो भी ड्रग थी उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, उसने अपना काम किया, काम करने के बाद क्या जरूरी है उसका, एक्सक्रिएशन। ठीक है, काम करने के बाद उसने क्या किया, उसका एक्सक्रिएशन भी जरूरी है, तो एक्सक्रिएशन हो गया उसका। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका क्या हो रहा है, एक्सक्रिएशन। ये तीनों स्टेप्स अगर हम आप पढ़ रहे हैं किसी भी ड्रग के बारे में तो वो कहलाता है आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर इसके पे ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन का फार्मेकोकाइनेटिक्स की। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में जाता है तो कैसे काम करता है, देखिए यहाँ हमारी बॉडी उस ऑक्सीटोसिन के ऊपर क्या करती है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन इज इनएक्टिव ओरली। अगर आप इस ऑक्सीटोसिन को ओरली दोगे तो वो क्या है, इनएक्टिव है, कोई काम नहीं करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लीवर के द्वारा उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा, उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा और बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑक्सीटोसिन काम कब करेगा, जब इसको आप आईएम और आईवी रूट के थ्रू दोगे तभी काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन काम कब करेगा, जब आप इसको आईवी और आईएम रूट के थ्रू दोगे, तो इंट्रामस्कुलर लगाओगे तो ये काम करेगा, और इंट्रावीनस रूट से दोगे तो ये अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है। मैंने बहुत बार, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे फार्मेकोकाइनेटिक्स का उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारी बॉडी का जो सबसे मेटाबॉलिज्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है, लीवर है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रग्स होती हैं, वो सारी ड्रग्स कहाँ मेटाबोलाइज होती हैं, लीवर के अंदर। तो इसीलिए लीवर और रीनल टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है एक्सेसिव ड्रग का कंजप्शन करने की वजह से। तो जो ऑक्सीटोसिन है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, वो मेटाबोलाइज किया जाता है लीवर के द्वारा। उसको मेटाबॉलिज्म कहाँ किया जाता है, लीवर के द्वारा उसका क्या किया जा रहा है, मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे उसको एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में एक वर्ड आया है यहाँ पे, प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ, ऑक्सीटोसिन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 6 मिनट्स की। ऑक्सीटोसिन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो कितनी है, 6 मिनट्स की है। ठीक है, कि इसका मतलब है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब है, कोई भी ड्रग जब आपने दी है, कोई भी जो ड्रग है वो आपने एडमिनिस्टर करी है, ठीक है, तो वो ड्रग अपना लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर आधा आधा कब बना लेती है, कितने टाइम में बना लेती है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्लाज्मा हाफ लाइफ कहलाती है। प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब है कि वो ड्रग आधी कब एब्जॉर्ब हो जाती है, कितने टाइम में वो ड्रग आधी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ। ये हर ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या कहलाता है, अलग अलग होती है। ठीक है, हर ड्रग की अपनी अलग अलग प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ है, जो ऑक्सीटोसिन है उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होती है, 6 मिनट्स की होती है। ठीक है, दूसरा प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग है वो अपनी हाफ कंसंट्रेशन को कब ब्लड स्ट्रीम के अंदर अचीव कर लेती है। ठीक है, when the drug achieve half concentration in the blood stream in the blood stream। ठीक है, कितने टाइम के अंदर, ठीक है, हाउ मच टाइम कितने टाइम के अंदर वो अपना हाफ लाइफ या आधी कर्व एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कहलाती है प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो ऑक्सीटोसिन की प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट्स की इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, और 1 यूनिट के अंदर 2 माइक्रोग्राम प्योर हार्मोन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इंडिकेशन का मतलब है कौन कौन से केसेस के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन का यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से केसेस के अंदर हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन का यूज करना है, वो सारा हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस केस के अंदर ऑक्सीटोसिन उसका यूज किया जाना है।
ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ करने के लिए पहला इंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब जब आप डिलीवरी स्टार्ट करवा रहे हो या फिर डिलीवरी हो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लेकिन आप उनको क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर, टू इनिशिएट द टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर, ठीक है। टू इनिशिएट लेबर की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस करना, किसी चीज़ को इंड्यूस करना, ठीक है। इंड्यूस करने का मतलब है आप उस चीज़ को जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंड्यूस करना, इंडक्शन कर रहे हो। इंडक्शन ऑफ लेबर में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन है यूटेराइन इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल होगा कि यूटेराइन इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। यूटेराइन इनर्शिया की कंडीशन के अंदर, यूटेराइन इनर्शिया का मतलब होता है जो यूट्रस की जो मसल्स हैं, यूटेराइन मसल्स, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, वो क्या नहीं कर पा रही हैं, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। यानी कि जो यूट्रस की जो मसल्स है उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसे बोलते हैं अपन यूटेराइन इनर्शिया। नेक्स्ट वन इंडिकेशन है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर डिलीवरी के बाद हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है, अगर डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर जो ब्लड का लॉस होता है वो अगर मोर देन अगर 500 ml है, ठीक है, मोर देन अगर 500 ml है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर भी क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का यूज़ पोस्टपार्टम हेमरेज में क्यों किया जाता है वो देखिएगा स्टूडेंट्स। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगा, मान लीजिए यूट्रस की जो मसल्स है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, सपोज इट दिस इज यूट्रस, ट्राई कर रहा हूँ बस बनाने की, ठीक है। अगर यूट्रस की जो मसल्स है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, प्रॉपरली अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या रही है, ओपन है। डिलीवरी के बाद जैसे प्लासेंटा आपने एक्सपील किया, प्लासेंटा की डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे ब्लड वेसल्स थी, उनकी चैम्बर खुल गए, ठीक है, उनकी जो परफोरेटर्स है वो खुल चुके हैं। अब परफोरेटर्स को बंद करने के लिए क्या होना चाहिए, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना भी जरूरी है, ठीक है। मतलब यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो मेन है जो अचीव करना है वो क्या करना है, यूट्रस को हम क्या चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन यूट्रस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो चैनल्स हैं ब्लड वेसल्स के, वहाँ से क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड है उसका लीक होता रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली वहाँ से भी क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर जैसे ही हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा, ये यूट्रस क्या करना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो जो ये चैनल्स हैं, जो भी हमारे ये जो चैनल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स खुली हुई थी वो सारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लाइगेचर उनके अंदर जो नेचुरल लाइगेचर है अपने आप जो ब्लडिंग जो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनके अंदर नेचुरल लाइगेशन हो जाता है, नेचुरल लाइगेचर बन जाता है, टांगे अपने आप नेचुरली लग जाते हैं, ठीक है। नेचुरल टाको का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये अपने आप सिकुड़ जाएंगी, जो मसल्स इनकी ये जो ब्लड वेसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनसे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के केस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जब मान लीजिए ब्रेस्ट उनके अंदर वेनस रिटर्न, ठीक है, वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एक्सेसिव मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हेवी होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होगा, जैसे आप ऑक्सीटोसिन दोगे और उसके बाद आप जो भी क्या बोलते हैं, जो पंप होता है उस पंप के थ्रू आप जैसे मिल्क को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इजीली मिल्क वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है उसके अंदर आपको रिलीव मिलता है। नेक्स्ट वन ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है वो किया जाता है यूटेरोप्लासेंटर, ठीक है। यूटेरोप्लासेंटर ब्लड की जो एफिशिएंसी है या एडिक्वेसी है उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के अंदर भी यूज किया
यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी या यूट्रोप्लासेंटल जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड की किस एडिक्वेसी के अंदर ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यही है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट क्या है? ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के अंदर देखिए ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है यूट्रोप्लासेंटल एडिक्वेसी देखने के लिए। किस कंडीशन में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, उन प्रेगनेंसीज के अंदर यूट्रोप्लासेंटल एडिक्वेसी देखने के लिए कि भाई यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये देखने के लिए क्या किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के अंदर देखिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन है उसको एक लो कंसंट्रेशन के अंदर आईवी इन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन को कैसे दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं इंट्रावेनस रूट के थ्रू। ऑक्सीटोसिन को लो कंसंट्रेशन के अंदर, लो कंसंट्रेशन स्लो रेट से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज कर रहे हैं मदर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तक जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के आने की जो रेट है वो 3 से 4 पर मिनट। ठीक है, 3 से 4 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन एक बार, कोई 3 से 4 मिनट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जब तक ये रेट अचीव नहीं हो जाती तब तक हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, साथ के साथ हम देखते हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ हम क्या देखते हैं, फीटल हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट देखते हैं कि उसके अंदर कोई चेंजेस हैं कि नहीं है, क्या चेंजेस है। अगर मार्क्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मार्क्ड इंक्रीज, अगर बच्चे की हार्ट रेट है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यूट्रोप्लासेंटल इनएडिक्वेसी है। ये क्या कहलाता है, यूट्रोप्लासेंटल इनएडिक्वेसी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ये यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी या इनएडिक्वेसी का साइन है। अगर बच्चे की जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ रही है, ठीक है, मार्क्ड इंक्रीज हो रही है, थोड़ा बहुत इंक्रीज नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बच्चे की हार्ट रेट 200 अबाउ जा रही है, तो उस फीटल हार्ट रेट अगर 200 के अबाउ जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या कहलाता है, यूट्रोप्लासेंटल इनएडिक्वेसी कहलाता है। और ये एक बहुत ही रिस्की टेस्ट है। रिस्की टेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो गई तो बच्चा है वो क्या हो सकता है, इमीडिएटली आपको डिलीवर करवाना पड़ सकता है, और हो सकता है बच्चा है वो क्या हो, प्रीमेच्योर हो, बाकी बाहर आकर ये वो सर्वाइव ना कर पाए, डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इसलिए किया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यूट्रस और प्लासेंटा की जो एडिक्वेसी है ब्लड सप्लाई की, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस इमेज के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इन्फ्यूजन है, ठीक है, उस इन्फ्यूजन के अंदर क्या डाला हुआ है, ऑक्सीटोसिन डाला हुआ है, ठीक है, और उस इन्फ्यूजन को क्या किया जा रहा है, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, एक पर्टिकुलर डोज के अंदर क्या दिया जा रहा है, ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है मदर को आईवी रूट से। यहाँ पर देखिए आप, आईवी रूट है, ठीक है, क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, आईवी रूट के थ्रू मदर को ये दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या किया जा रहा है, मदर को ये दिया जा रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट वन, जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है, कॉन्ट्रैक्शन की जो मशीन है, कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करने वाली, कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली, कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट को रिकॉर्ड करने वाली मशीन से उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या किया गया है, मदर के वुम्ब के ऊपर या मदर के एब्डोमेन के ऊपर इनको अटैच किया गया, और इनके थ्रू क्या हो रहा है, इस मशीन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्लस फीटल हार्ट रेट, क्या क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट है, उनको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू ये हम ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि यूट्रस और प्लासेंटा की जो एडिक्वेसी है, ब्लड सप्लाई की जो एडिक्वेसी है वो कैसी है। ठीक है, उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है कि ये ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अगर मार्क्ड इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वहाँ पर वो क्या कहलाता है, वहाँ पे वो रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेसी है, वहाँ पे यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं है और काफ़ी रिस्क की प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। ऑक्सीटोसिन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स,
ऑक्सीटोसिन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनके अंदर देखिए मेटल एंड फीटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मैटरनल और फीटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। मान लीजिए आपने ऑक्सीटोसिन दिया पेशेंट को, आपने ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन की तरह आप क्या कर रहे हो, लेबर इंड्यूस कर रहे हो, डिलीवरी करवा रहे हो तो ऑक्सीटोसिन को थोड़ी पता है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है, वो तो अपना जितना एक्शन है, जितना आपने डोज दिया उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो हो सकता है कि जब बच्चा बाहर आ रहा है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू, तो वो क्या करेगा, जो मदर के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं या बच्चे के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके ऊपर क्या होने के चांसेज हैं, इंजरी होने के चांसेज हैं। नेक्स्ट वन है रप्चर ऑफ यूट्रस। बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन है उसको नहीं पता कि उससे कितना कॉन्ट्रैक्शन करवाना है या कितनी कैपेसिटी है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट होने की। उससे अपना पावर, जितना पावर या जिस डोज के अंदर आपने एडमिनिस्टर किया है वो उस डोज के अंदर अपना काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या होगा, मान लीजिए हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो यूट्रस है वो वीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, वो रप्चर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। और यूट्राइन रप्चर, और ये क्या है, एक ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी है, ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी, इसको ऑब्स्टेट्रिक्स इमरजेंसी के अंदर कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन है फीटल एस्फिक्सिया। बच्चा जब बाहर आ जाता है तो वो अनेबल टू इनिशिएट ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, वो कहलाता है फीटल एस्फिक्सिया भी होने के चांसेस होते हैं ऑक्सीटोसिन के थ्रू। नेक्स्ट वन है जो है आईयूडी का मतलब यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डेथ। बच्चा अगर यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाए तो वो क्या कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ कहलाती है। तो इंट्रा यूटेराइन डेथ कैसे होगी, क्या वो ऐसे होगी, देखिए स्टूडेंट्स, कि जब आप जो ऑक्सीटोसिन दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है बच्चे की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ब्लड सप्लाई, यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नेचुरल लाइगेचर्स बनते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं डेवलप होंगे। और कॉन्ट्रैक्शन, मान लीजिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के जो बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है, बच्चे तक जो प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लड पहुंच रहा है, मतलब यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो क्या हो जाएगी, इनएडिक्वेट होगी। तो क्या हो सकता है, बच्चे के पास ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो क्या होगा, बच्चा डेथ कर सकता है, ठीक है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स है वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन के अंदर हमने कल ही पढ़ा है कि अगर ऑक्सीटोसिन को एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, कन्वेंशनल डोज के ऊपर इसका किडनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है कन्वेंशनल, लेकिन अगर आप हाई डोज के अंदर ऑक्सीटोसिन उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एडीएच के लाइक फंक्शन कर देगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बन जाता है फिर वो, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बन जाएगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, सोडियम प्लस वाटर H2O, इनका क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब, इनको क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब कर देता है, इनको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा तो वाटर इंटॉक्सिकेशन कैसे होगा, अब मान लीजिए किडनी है वो वाटर और सोडियम को बाहर नहीं निकाल रही है, तो सोडियम की एक नेचर होता है, सोडियम हमेशा अपने साथ H2O को बाइंड करके रखता है। तो बाइंड करके रखेगा तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, इंक्रीज फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए हूँ। अगर किसी भी साइड इफेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि किस किस केस के अंदर आपको, किस केस के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो वो सारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहलाते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये डू नॉट यूज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये जो भी सिचुएशंस है नीचे दी गई उन सारी सिचुएशंस के अंदर हमें क्या नहीं करना है,
ऑक्सीटोसिन है उसका यूज नहीं करना है। पहली सिचुएशन क्या कह रही है, सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब होता है बच्चे का हेड ऑफ फीटस, हेड ऑफ फीटस एंड कैविटी ऑफ पेल्विस ऑफ मदर, मतलब मैटरनल पेल्विस और फीटल हेड के अंदर जो रेशियो होता है, या जो जितना फीटल हेड है उसके अंदर मैटरनल जो पेल्विस होती है उसके अंदर जो कैविटी चाहिए होती है वो कैविटी प्रॉपर नहीं होती है, या तो कैविटी प्रॉपर नहीं होगी, या फिर क्या होगा, बच्चे का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो क्या नहीं हो पाएगा, वेजाइनली उसको हम डिलीवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है, सर्जरी करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, मान लीजिए मदर को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, जैसे ही आप ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से बच्चे का डिसेंट होगा, बच्चे का डिसेंट तो होगा, कॉन्ट्रैक्शन आए जा रहे हैं, लेकिन बच्चा फुल्ली डिसेंट है, लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि जो मदर की पेल्विस है वो पूरी तरह से उसमें क्या नहीं है, कॉम्पैटिबल नहीं है, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिएगा ये एक मैटरनल पेल्विस की कैविटी है, ठीक है, और बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसेंड होने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अगर बच्चा यहाँ से आने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा, ठीक है, बच्चा यहाँ से आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर देखिए नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो केविटी है वो क्या है, छोटी है, यहाँ से बच्चा निकल नहीं सकता। अब अगर बच्चा नहीं निकल सकता और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन आए जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि या तो यूट्रस रप्चर हो जाएगा या फिर बच्चे की डेथ होगी। तो उस कंडीशन के अंदर मतलब सीपीडी के केस में हमें कभी भी ऑक्सीटोसिन यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अनफेवरेबल फीटल पोजिशनिंग। अनफेवरेबल फीटल पोजिशनिंग का मतलब है, स्टूडेंट समझिएगा, ठीक है, अनफेवरेबल फीटल पोजिशनिंग की बात करें तो अनफेवरेबल फीटल पोजिशनिंग की बात यह है कि मान लीजिए ये यूट्रस है, 1 सेकेंड, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर है क्या है, बच्चा है, ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है। बच्चे की डिलीवरी के लिए, वेजाइना के थ्रू डिलीवरी के लिए जो सबसे बढ़िया पोजीशन होती है वो होती है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल। बच्चा लॉन्जिट्यूडिनल होना चाहिए, मैटरनल स्पाइन और फिटल स्पाइन के बीच में जो रिलेशन होता है वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्या कहलाता है, बच्चे की पोजिशनिंग, ठीक है, पोजिशनिंग कहलाती है, वो क्या होनी चाहिए, लॉन्जिट्यूडिनल होनी चाहिए, सिफेलिक पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, सिफेलिक या ब्रिज पोजीशन होनी चाहिए। या तो बच्चे का हेड आना चाहिए या फिर बटक्स आने चाहिए। लेकिन अगर बच्चा ट्रांसवर्स लाई है, अगर बच्चा लॉन्जिट्यूडिनल लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा इस तरीके से है, ये इस पोजीशन के अंदर बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन इस पोजीशन के अंदर देखिएगा, ट्रांसफर पोजीशन के अंदर मान लीजिए जो बच्चा है वो इस तरीके से लाई करे, ठीक है, बच्चा इस तरीके से लाई करे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या नहीं हो पाती, ये बच्चा डिसेंड करेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो ट्रांसफर्स है, मैटरनल स्पाइन और फिटल स्पाइन के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांसफर्स रिलेशन बना हुआ है, लाई है वो ट्रांसफर्स लाई है, उस कंडीशन के अंदर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अनफेवरेबल फीटल पोजीशन है, अगर फीटस की पोजीशन ठीक नहीं है उस कंडीशन के अंदर भी हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन है हाइपरटोनिक यूट्रस। हाइपरटोनिक यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, आपने ऑक्सीटोसिन दे करके उसको क्या कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें, मान लीजिए यूट्रस अगर पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन करके रखा है या बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या नहीं करना है, पेशेंट है उसको हमें क्या नहीं करना है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी है इन केस ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज इन्फेक्शन है, मतलब हर्पीज इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर कभी भी बच्चे को वेजाइना के थ्रू डिलीवर नहीं करवाएंगे, क्योंकि जैसे ही बच्चा वेजाइना के थ्रू आएगा
तो हो सकता है बच्चे के अंदर भी वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम कभी भी बच्चे को वेजाइनली डिलीवर नहीं करेंगे, और वेजाइनली डिलीवर नहीं करें तो हम ऑक्सीटोसिन नहीं एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट वन है एलर्जिक टू ऑक्सीटोसिन। अगर मान लीजिए आपका पेशेंट है, उसको ऑक्सीटोसिन से एलर्जी है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है बच्चे की हार्ट रेट पहले से बढ़ी हुई है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन की वजह से बच्चे में क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, अंदर बच्चे के अंदर जो बच्चे की जो धड़कन है वो क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, अब उस कंडीशन के अंदर सॉरी उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा जो डिस्ट्रेस है बच्चे का वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होगा, इंक्रीज हो सकता है बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाए। पॉलीहाइड्रोमिनियोज के केस में नहीं देना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यूट्रस के अंदर पॉलीहाइड्रोमिनियोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड उसका लेवल अगर 2000 ml से इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियोज। तो पॉलीहाइड्रोमिनियोज के केस में अगर आप दोगे ऑक्सीटोसिन दोगे तो वो कॉन्टैक्ट करेगा तो हो सकता है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी फट जाती है, उस कंडीशन के अंदर बच्चे को डिलीवर करवाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें कभी नहीं देना है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज के केस में भी हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब है, देखिएगा, अगर 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 प्लासेंटा है वो लोअर लाइन है, यूट्राइन सेगमेंट में लोअर लाइन लाई है और यहाँ पर वो बच्चे के साथ कनेक्ट हो रखी है, तो क्या नहीं करना है, नॉर्मली क्या होगा, प्लासेंटा है वो लोअर लाइन के अंदर अटैच हो रखी है यूट्रस के साथ, तो उस कंडीशन के अंदर हमें नहीं देना है, क्योंकि जैसे बच्चा ऑक्सीटोसिन दोगे तो बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले प्लासेंटा टीयर होगी। ठीक है, प्लासेंटा अपनी जगह से हटेगा, प्लासेंटा हटने की वजह से हो सकता है कि जब पहले प्लासेंटा डिलीवर हो गया तो क्या होगा, बच्चे के अंदर डेथ होने के चांसेज है, बच्चे के अंदर ही अंदर यूट्रस के अंदर डेथ होने के चांसेस है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, प्लासेंटा प्रीविया के केस के अंदर कभी भी हमें क्या नहीं करना है, कभी भी हमें ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर नहीं करना। ये सारे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की किस केस के अंदर हमें क्या नहीं एडमिनिस्टर करना है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।